Hello, hi everybody. Welcome to our Expert Smart class, and this is your CDP educator Kajol Sinha here. So, students, आज का हमारा important topic है that is RTE 2009. देखो RTE 2009, I think आप में से कम ही ऐसे लोग होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे. RTE 2009 means आपने कई बार अपने academic time period में पढ़ा होगा. This is right to education. ठीक है, right to एजुकेशन, ये एक एक्ट है जो कि कब आया था 2009. देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या बोलता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे ना स्किप नहीं कर सकते हैं जो एग्जाम बनाते हैं. तो एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में कई बार आ जाता है ये आरटीई से रिलेटेड, तो ध्यान रखेंगे. और मतलब स्किप करने वाला टॉपिक नहीं है ये, तो इसे अच्छे से कर लेना. कुछ ही इसमें कंटेंट है, ज्यादा कंटेंट इसमें नहीं है. तो कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको करनी है, और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें वो चीजें हैं जो आप सबको पता भी होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेबस है तो करना है, या एग्जाम के लिए. ये नॉलेजेबल चैप्टर है और नॉलेज के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है कोई भी चीज. क्लियर? तो ये है, हिंदी में आप कह सकते हो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन. अब 2009 मतलब में जो आया था, उससे पहले की अगर हम एक इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री समझे तो क्या 2002 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट. 86 अमेंडमेंट. अब अमेंडमेंट क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना होता है पार्लियामेंट को, तो वो क्या करती है, अमेंडमेंट कर देती है. तो 86 अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A, ठीक है, ध्यान रखना आर्टिकल कौन सा, ये कई बार आता है मतलब इतनी बार आता है ना कि अमेंडमेंट कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, तो ध्यान रखना. 86 अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A में 6 to 14 ईयर्स के सभी बच्चों को, मैं क्या बोल रही हूँ, 6 to 14 ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए. ये किसने कहा गया है, ये कहा गया है आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में. ठीक है, ये वैसे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो पॉलिटिकल साइंस वगैरह या सिविक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना. अब दो तीन बातें हमने यहां से मार्क कर ली, लाइक 86 अमेंडमेंट, 21A और 6 to 14 ईयर्स तक की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको मार्क करना है कि इसको इफेक्टिव बनाने के लिए 4 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2009 में क्या हुआ, पार्लियामेंट ने क्या किया, मतलब लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया. देखो दो बातें हैं, थोड़ा ध्यान से समझना. 2009 में मतलब ये एक्ट निकल गया था, मतलब लोकसभा में ये एक्ट पास हो गया था. कब? 2009 में. लेकिन पूरी कंट्री में कब लागू करवाया गया, गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट करवाया 1 अप्रैल 2010 में. तो डिफरेंस है भाई, ये कई बार आ जाता है कि ये इंप्लीमेंट कब हुआ या ये ओरिजिनली कब पास हुआ था. ओरिजिनली ये पास हुआ था कहाँ पे, लोकसभा में ओरिजिनली ये हुआ था 2009 में, और इसको पूरे देश में इंप्लीमेंट कब किया गया, 2010. तो 1 साल का डिफरेंस है, ये आप ध्यान रखिएगा. और कुछ 2-3 फैक्ट्स है मैंने बता दिए आपको, ये चीजें आप क्लियर करें. नेक्स्ट है, अब इसमें ना कुछ धाराएं होती है, वो धाराएं क्या बोलती है आपसे, क्योंकि धाराएं कई बार पूछ ली जाती है और इन्हीं में बहुत कंफ्यूजन रहती है कई बार एग्जाम्स में. अब एग्जाम्स में क्या होता है, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके किया है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपरली आपको एक एक डेफिनेशन हर धारा की पढ़नी पड़ेगी. जैसे हमारा 12 नंबर क्या बोलता है, 12 के अकॉर्डिंग आरटीई 2009 ने सिंपली कहा है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होंगे, ध्यान से सुनिए, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होंगे उसमें ना कुछ सीट्स रिजर्व की जाएगी. किसके लिए? रिजर्व कैंडिडेट्स, मतलब कि रिजर्वेशन मिलेगा कितनी सीट्स पर, 25%. अब मान लीजिए कहीं पर सीटें हैं 1000, मान लीजिए 1000 सीटें हैं और 25% सीटों पर रिजर्वेशन देना है. और मान लीजिए क्या देना ही पड़ेगा, कितनी भी सीटें हो आपको, जितने भी प्राइवेट स्कूल सब खोल रहे हैं या पहले खोले जा चुके हैं, 25% सीट्स रिजर्व होगी किसके अकॉर्डिंग, आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग. अब इन 25% सीट्स पे फ्री एडमिशन देना पड़ेगा, ये तो भाई कंपलसरी है. अच्छा पहले मैं आपको बताऊं, आरटीई आने से पहले अगर मैं 2005 से लेकर 8 की बात करूं, उस टाइम पे जब आरटीई पूरी तरीके से नहीं आया था, तो स्कूल वालों ने या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने हद कर रखी थी. उन्होंने क्या किया था, रिजर्व कैटेगरी में बच्चों को रिजर्वेशन नहीं देते थे, और क्या होता था, जो गरीब बच्चे थे उनको फिर इस चीज की पेनल्टी उनको भुगतनी पड़ती थी. तो इसी चीज को देखते हुए पार्लियामेंट में ये मुद्दा काफी टाइम से उठा था,
और फिर डिस्कस हुई, बहस हुई लोकसभा में, पूरा डिस्कशन होने के बाद एक्ट पास किया गया और उस एक्ट का नाम क्या रखा गया, आरटीई, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्लियर है? ये सीडीपी में तो पढ़ ही रहे हो, प्लस जो जीएस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, सिविक्स के उसमें है ये, ठीक है, सिविक्स का पार्ट है। चलिए, तो 25% सीट पर रिजर्वेशन हो गया। एक क्लॉज तो ये बनता है हमारा 2009 का, एक क्लॉज है सॉरी, ऐसे बच्चों के लिए सफल समावेशन, यानी कि आपने एक नाम सुना होगा इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इंग्लिश में आप लिख सकते हो इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, यानी कि समावेशन में एक टीचर को इक्विटी पर आधारित पेडागोजी का यूज करना पड़ता है। अब पेडागोजी क्या होती है भाई, हर सब्जेक्ट में तो आजकल पेडागोजी है, टीचिंग एग्जाम्स में, मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, हर सब्जेक्ट में क्यों है ये पेडागोजी, क्यों सीबीएसई के सिलेबस में गिवन है, ताकि आप सामने वाले, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बच्चों को ट्रीट कैसे करना है और किस सब्जेक्ट में मुझे किसकी कौन सी कमी पर काम करना है, ठीक है, इक्विटी के साथ काम करना है। इक्विटी का मतलब होता है साम्यता, यानी कि आपको ऐसा नहीं सोचना ये तो बेवकूफ है और ये नहीं कर सकता, ये सारे वर्ड्स तो पहली बात बना ही है, मतलब केस हो जाता है इन वर्ड्स पर अगर यूज करते हैं स्कूल में। तो क्या है, आपको इक्विटी रखनी है, आपको एक ही नजर से सबको एक व्यू से देखना है और कोई भी उनकी जो प्रॉब्लम है उसकी पेडागोजी पर काम करके आप क्या बना सकते हो, अपनी टीचिंग को और उनकी लर्निंग को और बेटर बना सकते हैं। तो पहली चीज तो ये थी, क्या, सीट्स पर रिजर्वेशन। दूसरा क्लॉज आरटी में क्या है कि इक्विटी के साथ आपको जो है सिखाना है बच्चों को, कोई भी अनइक्वल ट्रीटमेंट या डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आजकल नहीं होता ऐसा बेसिकली, और अगर होता भी है तो आजकल के ना स्मार्ट है सब पेरेंट्स और बच्चे, तो वो आरटी का यूज करते हैं और केस कर देते हैं। चलिए, अब बात करते हैं धारा 13 के बारे में। अब 13 क्या कहता है कि नो कैपिटेशन फीस एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। पहले क्या होता था, अच्छा आप में से जितने लोग प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं या पढ़ा चुके हैं तो आपको पता होगा एडमिशन के लिए इतनी कैपिटल ली जाती थी पहले, आज तो नहीं है उतनी, लेकिन पर पर्सन से मतलब देखते थे कि भाई किसके पास पैसा अच्छा है। स्कूल वालों का यही कंडीशन था पहले कि पैसा अगर किसी के पास है तो अच्छा है, इससे एडमिशन फी और अच्छी लेंगे। तो अपनी मर्जी से, मतलब एक था कि अपने तरीके से क्या है, कैपिटलिज्म हो रहा है, यानी कि पैसा लिया जा रहा है एडमिशन का, ठीक है। तो ये चीज बंद कर दी गई है जब से क्या आया है आरटीई 2009, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थर्ड क्लॉज क्या कहता है कि एडमिशन के लिए आप कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं लेंगे, जो एक पर्टिकुलर फीस स्कूल की साइड से, सीबीएसई की साइड से डिसाइडेड है वही आप लेंगे, या उसके आसपास आप कर सकते हैं। तो प्रति व्यक्ति फीस लेने पर अगर ऐसा हुआ तो क्या देनी पड़ जाएगी, जुर्माना या पेनल्टी, ठीक है। तो एक चीज आपने क्या सीखी कि रिजर्वेशन है, ठीक है, यानी आरक्षण। दूसरा हमने देखा कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सभी स्टूडेंट के साथ स्कूल में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इक्वालिटी। और तीसरा आपने क्या देखा अभी कि कोई भी कैपिटेशन यानी कि अलग से पैसा एडमिशन फी के अलावा नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके की चीजें करने पर आरटीई कहता है कि आपके ऊपर केस हो सकता है या फिर कोई भी फाइन चार्ज किया जा सकता है या पेनल्टी। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, धारा 14। वैसे ना धारा 12 से काफी क्वेश्चन आते हैं, जो रिजर्वेशन वाली मैंने बात बताई है उससे क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं। धारा 14 की बात करें तो अगर किसी भी स्टूडेंट के पास एज प्रूफ नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनना, किसी भी बच्चे के पास अगर एज प्रूफ नहीं है तो ऐसी कंडीशन में एक राइट होता है बच्चे के पास, वो तब भी एडमिशन ले सकता है। हो सकता है, देखो कई गरीब बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कई बार उनके पास आधार कार्ड नहीं होता, ऑल्दो आजकल आधार कार्ड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि एज प्रूफ ना मिलने पर एडमिशन ही नहीं मिलता था उनको, ठीक है। तो आरटीई में ये साफ बोला गया है कि एज प्रूफ अगर नहीं है बच्चे का तो आप ना एक एफिडेविट बनवा लो, मतलब ये एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ आपको, होता क्या एक्चुअल में, एफिडेविट बनवा सकते हैं, मतलब स्कूल वाले बोल देते हैं कि आप एफिडेविट बनवाइए और पेरेंट्स लिख कर देंगे उसमें कि ये मेरा बच्चा है और ये इसका बर्थ प्लेस यहाँ है, बर्थ टाइम यहाँ है। तो ये सारी बातें जब पेरेंट्स साइन करके देंगे तो वो एक एज प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज मतलब अब तो मैंडेटरी हो गई है कि आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को इस बेस पे नहीं आप एडमिशन कैंसिल करोगे कि उसका कोई भी एज प्रूफ नहीं है। क्लियर है? तो ये आप अच्छे से देख लेना, ये कहता है धारा 14। 15 में क्या है, देखो ये सारी जो चीजें है ना, ये वाला चैप्टर बेसिकली फैक्चुअल चैप्टर है, तो फैक्ट्स काफी आते हैं और बच्चे वहां कर, देखो कुछ बच्चों की ना पेडागोजी अच्छी होती है, जैसे आप में से कुछ होंगे जिनकी पेडागोजी अच्छी होगी, लेकिन
आप कभी कभी जब फैक्ट्स नहीं पढ़ते हो, फैक्चुअल चीज आ जाती है, तो वहां फिर आपका स्कोर वहां खत्म हो जाएगा, वहां आप लैग कर जाओगे। तो वो फैक्चुअल हो चाहे कंसेप्चुअल हो, दोनों नहीं छोड़नी, ठीक है। वैसे तो सी टेट में कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टॉपिक में करा रही हूँ जहां से फैक्चुअल आना ही है। मतलब जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, जो भी पीवाईक्यू लगा रहे हैं, उन्हें पता है कि क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे आए हुए हैं, वो सब आप देख सकते हैं। बस ये है कि हमारी वीडियोस में आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाएगा और आपको ना इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा या अलग से बुक्स नहीं परचेज करनी है कि भाई कहाँ पे क्या पढ़ना है। आप वीडियोस देखें, नोट्स बनाओ, प्रॉपर पीवाईक्यू सॉल्व करो, बात खत्म। आगे बात करते हैं, धारा 15 क्या कहती है। धारा 15 क्या कहती है? नो डिनायल ऑफ एडमिशन। देखो बार बार एडमिशन की बात मतलब जो हो रही है, इसके पीछे का आरटी का मोटिव रहा है बहुत बड़ा। वो मोटिव क्या है अभी डिस्कस करूंगी। फिलहाल आप देखो, नो डिनायल ऑफ एडमिशन यानी कि बच्चों को हर हाल में, ये हल हो गया कोई बात नहीं, हर हाल में एडमिशन दिया जाएगा, चाहे वह एकेडमिक ईयर के आरंभ में हो या बीच में। मतलब स्पेशली अगर मैं बात करूं 8th तक, ठीक है, ये आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, अप टू 8th तक, 8th क्लास तक क्या होता है कि अगर कोई बच्चा किसी स्कूल से आता है या कहीं से भी बीच में आ रहा है, सेशन के बीच में, वैसे तो देखो सेशन के बीच में आएगा तो प्रॉब्लम स्कूल वालों को भी बहुत होती है और बच्चे को भी, लेकिन ये आरटी कहता है कि अगर कोई बच्चा मिड सेशन में आ रहा है, जैसे मार्च में एडमिशन हो जाते हैं बच्चों के, लेकिन अगर कोई बच्चा जुलाई में या अगस्त में आ रहा है तो उसे एडमिशन दिया जाए, ये कौन कहता है? आरटी। ऑल्दो प्रॉब्लम इसमें सभी को आने वाली है, टीचर को भी, क्लास टीचर को भी, डायरेक्टर को भी, सबको आएगी, लेकिन आरटीई ने कहा है तो ये तो करना पड़ेगा। और बहुत ऐसे स्कूल्स है वो दे भी देते हैं भाई, कैपिटल के वजह से भी होता है ये, है ना, एडमिशन तो जितने आए जिस स्कूल के लिए वो उतना ही अच्छा है ना, तो वो चीज है। आरटीई कहता है कि एकेडमिक ईयर के बीच में एडमिशन लिया जा सकता है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, और करोगे तो फिर आरटीई है अपना। नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा 16 के बारे में। धारा 16 में क्या क्लॉज है? ये कहता है कि स्टूडेंट को ना तो क्लास से, देखो ये चीज तो थोड़ा मुझे भी गड़बड़ लगती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज के खिलाफ कोर्ट में केस ले भी जा चुके हैं, बट अभी पता नहीं कब तक उसमें जो है ऑर्डर आएगा निकल के। लेकिन फिलहाल आरटी का एक ये वाला जो है थोड़ा सा नेगेटिव बैठता है, ये क्लॉज धारा 16। इसमें क्या है कि आप स्टूडेंट को ना तो फेल कर सकते हो, ठीक है, और ना ही आप उसको बाहर निकाल सकते हो स्कूल से। मतलब समझ रहे हो आप, ना ही आप उसको फेल कर सकते हो और ना ही आप उसका एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। तो एडमिशन कैंसिल भी नहीं कर सकते, फेल नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बताओ, जिस बच्चे को आप 8th तक तो आप बिल्कुल फेल नहीं करोगे, ऐसा आरटी बोलता है। अब जब 8th तक आप फेल नहीं कर रहे हो, मान लो एक बिल्कुल ऐसा बच्चा है जो कुछ भी नहीं सीख रहा है, अगर हम उसे फेल करेंगे तो उसे समझ तो आएगी कि भाई फेल हो गए हैं, पढ़ना है। लेकिन आप जब उसको पता है कि भाई आरटी में गिवन है, फेल नहीं कर सकते टीचर किसी भी कीमत पे नहीं, चाहे बच्चे के 80 में से आ रहे हो 10 नंबर, फेल नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि आरटी ने कहा है। लेकिन अगर आप उसको फेल नहीं कर रहे हो, एक बात समझना, एक प्रैक्टिकल तरह से समझो, 8th तक अगर वो आप फ्री में मार्क्स उसको बांट रहे हो, जबरदस्ती के मार्क्स उसको मिल रहे हैं, और 8th तक जो बच्चा कोई भी सब्जेक्ट कर ही नहीं पा रहा है, वो 9th में आके क्या करेगा? आप खुद सोचो। ये क्या है? चलिए, टेक्निकल फॉल्ट। देखो 8th तक आपने सपोज उसको पास कर दिया, 10 वाला बच्चा था, आपने 30-35 पूरे करके उसको पास कर दिया। अब जिसको बच्चे को कुछ आता ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट में, अब 9th तो ऑलरेडी आपको पता है लेवल बहुत अप है भाई, एक एक सब्जेक्ट में 4-4 बुक होती है 9th में, यहाँ पर तो चलो एक सब्जेक्ट ही होता है 8th तक। अब यहाँ पर जब बच्चा जा रहा है तो वो जब एक बुक नहीं कर पाया तो 4 बुक कैसे करेगा? या जहां पर उसका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो 9th का टीचर तो बताएगा नहीं 8th के बारे में। मतलब देखो ऑल्दो टीचर बता देते हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना कि सारा बेस समझाने बैठेंगे। तो आपने जब उसका बैकग्राउंड खराब रहा है, उसने कुछ सीखा नहीं है 6 to 8 में, तो वो 9th में कैसे करेगा? 9th में तो ऑलरेडी फेल हो जाएगा। तो लेकिन जबरदस्ती स्कूल वाले पहुंचा रहे हैं, क्यों पहुंचा रहे हैं? इसकी वजह से धारा 16 है ना, तो गलत है, इसके खिलाफ काफी चीजें हो रही है। देखो बाकी आगे क्या होता है, ये चीज मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन आपको पेपर देना है, पेपर में आपको ये लिखना है, मतलब मार्क करना है, तो आपको तो टेंशन नहीं लेनी, खैर ठीक है। धारा 17 के बारे में बात करते हैं। तो देखो काफी चीजें, देखो रूल में भी कभी कभी गलत हो ही जाती है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सारे रूल्स ही सही हो, ये भी मैंडेटरी नहीं है, पार्लियामेंट भी कभी कभी गलत लॉज बना देती है, तो वो सारी चीजें हैं। जैसे एक फार्मर बिल था 1918 में आया था, उसके खिलाफ इतना प्रोटेस्ट हुआ कि वो बिल ही वापस लेना पड़ा, तो चीजें हो जाती है। खैर
अब आते हैं धारा 17 के पास। धारा 17 का क्लॉज क्या कहता है कि बच्चों को कोई फिजिकल पनिशमेंट, ये भी चीज थोड़ी सी पार्शियली मैं कहूंगी गलत है, ठीक है, पार्शियली गलत है। आपने कह दिया आरटीई में, क्या कहा, मतलब पार्लियामेंट ने, कि फिजिकल पनिशमेंट आप दे नहीं सकते हो बच्चे को, हरास आप कर नहीं सकते हो। चलो हरासमेंट में मानती हूँ, हरासमेंट होना भी नहीं चाहिए। हरासमेंट का मतलब क्या कि बच्चों को टॉर्चर करना, उसको बहुत बुरी तरीके से मारना, ये सब हरासमेंट के अंदर आते हैं, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चीजें तो गलत है, इससे बच्चा वैसे भी नहीं सुधरेगा। फिजिकल पनिशमेंट देना बंद कर दिया, यानी कि नॉर्मली आप बच्चे को मार भी नहीं सकते हो। तो ये चीजें आरटीई में कही गई है, जो कि पार्शियली सही भी है और गलत भी है, ठीक है। वो बात अलग है कि कुछ टीचर्स पहले ऐसा करते थे, बहुत गलत तरीके का यूज करके बच्चों को पनिशमेंट देते थे, और कुछ कुछ बच्चों को उसमें नुकसान भी होता था, फिजिकली उनको प्रॉब्लम होती थी, चोटें आती थी। लेकिन जब से ये सब सुसाइडल केस होने लगे हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आजकल के टाइम में बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है, डिप्रेस्ड रहते हैं। तो बच्चे कुछ तो देखो, सोशल मीडिया है ही इसमें आगे, तो सोशल मीडिया वैसे ही सेकेंडरी से फर्स्ट सोसाइटी में आ गया है, तो उसने तो एक अच्छा रोल प्ले किया ही है बच्चों को बिगाड़ने में। दूसरी चीज है कि बच्चों का ईगो इतना अप जा रहा है, बच्चा ये सोचता है कि अगर टीचर ने हमें कुछ कहा है या मारा है तो ये हमारी इंसल्ट है, या ऐसा नहीं होना चाहिए था। पेरेंट्स, दूसरा जो गलत काम करते हैं वो पेरेंट्स का है। पेरेंट्स क्या करते हैं आजकल के टाइम में, बच्चे को एडवांस लाड़ प्यार करते हैं, पैम्पर करते हैं, तो वो चीज क्या है, पैम्परिंग गलत है। आप ठीक है, आपका अट्रैक्शन और आपका अफेक्शन दोनों है अपने बच्चे की साइड में, वो ठीक है, लेकिन जब तक आप उसको पनिशमेंट नहीं दोगे तो वो आगे भी पनिशमेंट की आदत उसको नहीं लगने वाली। तो स्कूल में जब ऐसा होता है तो बच्चा उस चीज को कोप अप नहीं करता, उस चीज को झेल नहीं पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता, और कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करता है या फिर कुछ गलत काम कर लेता है। आई बात समझ में? तो ये फिजिकल पनिशमेंट इसीलिए रोकी गई है, बट इन्होंने ना डिफाइन करना था ना धारा 17 में कि किस तरीके की फिजिकल पनिशमेंट पे जो है बाउंडेशन लगाई गई है। डन? मतलब एक एक चीज मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पता नहीं कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है, और आपको एक एक चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे हमने पढ़ा है, ठीक है। ये फैक्चुअल तो है ही, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट को समझते चलना कि क्या हो रहा है। अब बात आती है धारा 24 की। धारा 24 क्या कहती है कि टीचर्स की ड्यूटीज क्या है। टीचर्स की ड्यूटीज क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन किसी टीचिंग एग्जाम में आया था कि टीचर की ड्यूटीज के बारे में किस धारा में लिखा हुआ है, दैट इज 24, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा है, मतलब टीचर्स की ड्यूटी में ये चीज है कि जो टीचर है वो अपने कर्तव्य किस प्रकार निभाए, वो बच्चों को कैसे ट्रीट करे, बच्चों के जितने भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक रिकॉर्ड्स है उनको मेंटेन करें। तो ये सारी टीचर्स की ड्यूटी है, और उनके साथ पोलाइट बिहेवियर, ये सारी चीजें। पनिश तो देखो टीचर अब कर ही नहीं सकता इतना। खैर, धारा 27 की बात करेंगे हम। धारा 27 ये भी कभी कभी आ जाता है, इसमें होता क्या एक्चुअल में, वैसे तो देखो आप यहाँ पर देखना अभी जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, और आप ग्राउंड लेवल पे अगर आप अभी ना कमेंट भी कर सकते हो आप मुझे कि नहीं मैम ये कुछ धारा है तो काम ही नहीं आ रही है। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं धारा 27 की, तो आरटीई ने साफ कहा था क्या कि जितने भी टीचर है उनको किसी भी नॉन एकेडमिक वर्क यानी कि गैर शैक्षणिक कार्य, टीचिंग एजुकेशन से हट के कोई भी अगर काम है तो उसमें नहीं लगाया जाना चाहिए। मतलब मैं क्या कह रही हूं, जितने भी नॉन एजुकेशनल आप कह सकते हो, नॉन एजुकेशनल वर्क है, ठीक है, गैर शैक्षणिक कार्य, तो जितने भी नॉन एजुकेशनल वर्क है वो उसको मतलब टीचर इसको इन सब चीजों को परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो वो केस कर सकते हैं, मतलब अगर उनसे करवाया जाता है ना ऐसा काम तो वो सीधा केस कर सकते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में आप क्या देख रहे हो, जितने भी टीचर्स है जनगणना में लगे हुए हैं, है ना। जब जनगणना होती है, चुनाव आता है, स्पेशली मैं गवर्नमेंट टीचर्स की बात कर रही हूँ, इलेक्शन में लगा दिया जाता है, आपदा प्रबंधन, कोई डिजास्टर आता है, आपने देखा ही होगा गवर्नमेंट टीचर्स तो लगे ही रहते हैं। खैर इन सब में पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम बहुत अच्छे हो जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। खैर ये कुछ पॉलिसी मुझे गलत लगती है शुरू से ही, लेकिन देखो कब सुधार होगा। खैर, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब आरटी कह रहा है कि टीचर जितने भी नॉन एजुकेशनल परफॉर्मेंस है वो नहीं करेगा, तो आप क्यों करवा रहे हो, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। खैर, आपसे पूछा जाएगा कौन से गैर शैक्षणिक कार्य हो सकते हैं,
जनगणना हो सकती है, सेंसस वगैरह, इलेक्शन हो सकते हैं, ये सब। धारा 27 का उल्लंघन कर रहे हैं, बताओ, है ना, गवर्नमेंट सेक्टर के ही अधिकारी। एक्चुअली मैं आपको अगर थोड़ा सा वैसे बताऊं, वैसे तो आप में से कुछ के नॉन में होंगे, कांटेक्ट में, जो गवर्नमेंट टीचिंग कर रहे होंगे, या फिर आप खुद भी गवर्नमेंट टीचिंग कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा बीएलओ वगैरह होते हैं और जो अपर लेवल के अधिकारी होते हैं टीचिंग डिपार्टमेंट में, वो साफ साफ फिर उस चीज का ना बदला लेने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप मना कर दोगे इलेक्शन के लिए, चलो पैसे भी कटवाए, वो अलग बात है, लेकिन फिर आगे उस चीज का आपका परफॉर्मेंस फिर आगे खराब दिखाया जाएगा, फिर उसका इफेक्ट आपके काम पर, सैलरी पर थोड़ा पड़ता रहता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, टीचर्स मना नहीं करते काम को, वो फिर कर ही लेते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से खैर देखो, ग्राउंड और ऐसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा यूज हो कहाँ रहा है हमारी कंट्री में। आरटी 2009 और क्या कहता है कि प्राइमरी जितने भी क्लासेस है उसमें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही है, कई बार आ चुका है ये रेशियो वाला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, स्टूडेंट और टीचर, इसका रेशियो पूछा जाता है। रेशियो है 30:1। 30, इसका मतलब क्या है कि 30 स्टूडेंट्स के ऊपर कितने टीचर होने चाहिए? 1। 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर पढ़ाएगा। ऐसा कहां पर है? ऐसा है 1 to 5 क्लास में, ठीक है, 1 to 5, यानी 1 to 5 में, प्राथमिक कक्षाओं में, प्राइमरी क्लासेस में एक टीचर रहेगा कितने स्टूडेंट्स के ऊपर? 30 स्टूडेंट्स के ऊपर। क्लियर? और एक और चीज, अब बात आ गई, ये तो 1 to 5 का था, 6 to 8 का क्या है फिर? तो 6 to 8 का भी सुन लो आप लोग। 6 to 8 में क्या होगा? रेशियो रहेगा 35:1। 35 स्टूडेंट्स पर कितने टीचर? एक। यानी समझ रहे हो, 30, ये मतलब बिल्कुल क्लियर कट इंफॉर्मेशन है, इसको आप नोट्स बना के अच्छे से लिख लो, क्योंकि आता है कई बार। तो इसमें आपको क्या है, 1 to 5 का कितने स्टूडेंट्स रहेंगे? 30 स्टूडेंट्स, और उन पे कितने टीचर? एक। और ये 6 to 8 में क्या होगा? एक टीचर कितने स्टूडेंट्स पे रहेंगे? 35 स्टूडेंट्स पे, ठीक है। अच्छा, जरूर थोड़ी ना है कि एक क्लास में 30 हो, भाई 30 से जब बढ़ जाते हैं ना तो सेक्शंस डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए तो बनाए गए हैं ए सेक्शन, बी सेक्शन, मतलब वैसे भी एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से भी, थोड़ा सा क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी, मोस्टली होता यही है जनरल स्कूल्स में कि ए सेक्शन में थोड़ा सा क्वालिटेटिव वाले बच्चे डालते हैं, ठीक है, बाकी सेक्शन के कंपैरिजन में। बाकी ठीक है, 2 चीजें बस याद कर लेना, ये फैक्चुअल बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, 35 वाली, ठीक है, और 30:1 वाली, ठीक है। अभी जैसे आया था ना एजुकेशन मिनिस्टर का बयान कि भाई यूपी में तो जरूरत ही नहीं है, अभी प्राइमरी टीचर्स काफी टाइम से यूपी में निकल नहीं रही है, लेकिन अब चांसेस है कि निकलेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट जो एक वैकेंसी चल रही थी वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद यूपी की नई वैकेंसी निकल सकती है। लेकिन आप यूपी का वेट क्यों कर रहे हो, आप सेंट्रल लेवल की डालो ना। अब रेलवे टीचिंग वैकेंसी आई है तो उसमें सीटेट मांगा गया है, ठीक है, बीएड वालों को उसमें पीआरटी में बोला गया है। ऑल्दो देखो प्रॉब्लम तो आनी है बीएड वालों को आगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बीएड वाले पीआरटी में नहीं कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं ना, वैकेंसी आई है, अप्लाई करो, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है उसमें, एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, वो सारी चीजें, और आपको भी पता लग जाएगा कैसे क्या होता है। खैर, मध्य प्रदेश में वैकेंसी आई है, वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। अब है आरटी 2009, इसका नेक्स्ट क्लॉज क्या है कि किस कक्षा तक बालक को, मतलब ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले खैर आपको बता दिया है, अप टू 8th क्लास। क्या बताया मैंने कि 8th क्लास तक आप उसका एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते, उसको बाहर नहीं, सस्पेंड नहीं निकाल सकते हैं। और तो क्लास में बहुत बातें चलती है स्कूल में कि सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर तुम सुधरे नहीं तो, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। आरटी बोलता है कि 8th क्लास तक कोई भी बच्चा सस्पेंड नहीं होगा। बहुत बहुत ज्यादा अगर आप कहो एक्सेप्शनल केस है कि कोई बच्चा ऐसा है कि मर्डर करने वाला बच्चा है, मतलब समझ रहे हो आप लोग, तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है, एक वो कंडीशन है, वरना शैतान बच्चों को और ऐसे बच्चों को सस्पेंड नहीं किया जाता 8th क्लास तक। 9th में तो देखो एक वो रहता है कि 9th में वो एडमिशन ले सकते हैं बाहर, वो उनकी चॉइस है। क्लियर? और क्या कहता है आरटी, 8th क्लास तक बच्चों को उनकी, ये देखो ये मदर टंग वाली बात, ये तो फॉलो ही नहीं होती है आजकल। मैंने आपको क्या समझाया, ग्राउंड लेवल पे और डॉक्यूमेंट्री लेवल पे जमीन और आसमान का फर्क है ना। कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें लिखी पड़ी और कितना वो यूटिलाइज हो रही है ग्राउंड लेवल पे, खुद देखो आप। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
भाई आरटी जो है वो सभी स्कूलों की बात कर रहा है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी की। तो आरटी तो ये कह रहा है हमसे कि 8th क्लास तक कोशिश करो कि मदर टंग में थोड़ा जो है आप उसको सिखाने की कोशिश करो। बट क्या होता है सीबीएसई स्कूल्स में, कंप्लीट इंग्लिश, है ना। इवन हेड भी बोल देते कि आपको कंप्लीट इंग्लिश बोलनी है। भाई कंप्लीट इंग्लिश अगर आप बच्चे के साथ करेंगे, वो एक ऐसा बच्चा है जो इंडिया का है ना, ऐसा नहीं कि अमेरिका का। उसकी मदर टंग हिंदी है भाई। नॉर्थ के स्टेट्स में हिंदी है, साउथ के स्टेट्स में अलग अलग है, तमिल, कन्नड़, तेलुगु जो भी। तो आप कोशिश करो कि आप जब उसको इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो मदर टंग से आप उसको ट्रांसफर करवाओ इंग्लिश में, लेकिन पहले उसके लिए आपको सिखाना पड़ेगा उसको कि ये ऐसे ट्रांसफर होना है। आप एकदम से डायरेक्ट वे में जाके उसको नहीं सिखा पाओगे। क्लियर? तो मदर टंग ही रहनी चाहिए कहां तक? 8th क्लास तक। मदर टंग कितने टाइप्स की होती है ये मैंने आपको बता दिया था। मतलब लैंग्वेज कितनी टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की। ध्यान रखना, लैंग्वेज 3 टाइप्स की जो मतलब मैंडेटरी की गई है। देखो लैंग्वेज जो 3 टाइप्स की मैंडेटरी की गई है, लिख लीजिए इसको। पहला तो होगा मदर टंग। अब मदर टंग अलग अलग हो सकता है। देखो जरूरी नहीं है हर किसी की मातृभाषा हिंदी ही हो, अलग अलग है भाई। नॉर्दर्न स्टेट्स में हिंदी हो जाएगी, नॉर्दर्न स्टेट्स में हो जाएगी हिंदी मातृभाषा। सदर्न स्टेट में तो हिंदी नहीं होगी ना, सदर्न स्टेट्स में होगी उनकी जो रीजनल लैंग्वेज होगी, जैसे कि तमिल, कन्नड़, तेलुगु, है ना, वॉट एवर। महाराष्ट्र की है महाराष्ट्र की है मराठी। महाराष्ट्र बोलने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा शब्द है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह की अलग अलग मदर टंग है। तो पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए क्या? मदर टंग। दूसरी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि उनकी मदर टंग को छोड़कर जो सेकेंड लैंग्वेज है, मान लीजिए नॉर्थ वालों की हिंदी है, जैसे हम लोग नॉर्थ के हैं, मैं तो मेरी मदर टंग होगी क्या? हिंदी। तो हिंदी के बाद जो सेकेंड लैंग्वेज प्रेफर की जाती है वो इंग्लिश, हमारे नॉर्थ में, ठीक है। और साउथ में क्या होता है? साउथ में भी क्या होगा? जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज होगी मदर टंग की, उसके बाद प्रेफर की जाएगी क्या? इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी। वैसे जनरली वो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, सेकेंड लैंग्वेज उनकी हिंदी होती है। क्लियर? अब नॉर्थ इसमें चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में आप, तो वहां देखेंगे कि अलग अलग है। अरुणाचल प्रदेश वालों की अलग है, आसाम की अलग है, तो ये सब चीजें हैं। खैर, तो 3 बातें आप याद रखना, मदर टंग, उसके बाद इंग्लिश हिंदी, जिसकी इंग्लिश पहले होगी उसके बाद में हिंदी होगी, जिसकी हिंदी पहले होगी उसके बाद में इंग्लिश होगी। क्लियर है? 3 टाइप की लैंग्वेज प्रेफरेंस दी गई है। उसके बाद करते हैं आरटीई 2009 और क्या कहता है। जितने भी 1 to 5 के स्कूल्स है, 1 to 5 के स्कूल्स, वो क्या 1 to 5 के स्कूल्स का मतलब कि बच्चों के घर से एक सेकेंड, बच्चों के घर से, हाँ, डिस्टेंस की बात की गई है, यानी कि जितने भी घर है जहां से बच्चे आते हैं, बिलोंग करते हैं, उनसे स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ये कौन कह रहा है? आरटी। बट एक बात सुनो आप, क्या ऐसा सच में है? हर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, क्या वो 1 ही किलोमीटर दूर है बस बच्चों के घर से? नहीं, डिस्टेंस तो बहुत है। अभी आप देख लो, टीचर ही कितने डिस्टेंस से आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी यही हाल है, बहुत डिस्टेंस से आ रहे हैं टीचर और आपका बच्चे भी। तो कुछ भी आरटी का फॉलो तो हो नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, डॉक्यूमेंट्री लेवल पे है, पढ़ना ही है इसको। खैर, दूरी वाली बात याद रखना आप। नेक्स्ट बात करते हैं, वैसे कमी आती है एग्जाम में ये डिस्टेंस वाली बात। उसके बाद हम बात करते हैं सॉरी, प्राइमरी लेवल पर 150 से। देखो मैंने आपको क्या बताया था अभी, ये कह रहे थे ना कि 30 स्टूडेंट्स में एक बच्चा होगा, मतलब सॉरी 30 स्टूडेंट्स में एक टीचर होगा। एक टीचर अगर 30 पे होगा और बच्चे अगर बढ़ गए तब क्या? तब भी तो एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो 150 से ज्यादा जब बच्चे हो जाए तो इसके लिए प्रोविजन क्या है? 5 तो टीचर होंगे, ठीक है, 5 टीचर्स होंगे और इन पर एक प्रिंसिपल होंगे, ठीक है। एक प्रिंसिपल, 5 टीचर, बच्चे कितने? 150 से ज्यादा। क्लियर है? ये जो आप मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, मैं वापस से कहूंगी कि थोड़ा समराइज करके लिखो। आप छोटे छोटे नोट्स बना लो, 1 लाइनर, उसमें लिखो ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब भी हम पैराग्राफ में लिखते हैं, हमारी मतलब हमारा जो माइंडसेट है, हमारी साइकोलॉजी यही है, रिवीजन के टाइम पे ना हम सोचते हैं कि कम टाइम में सारा कर लें। तो रिवीजन के टाइम में पैराग्राफ हमारा माइंड कैच नहीं करता है उतना, हमारा माइंड 1 लाइनर नोट्स कैच करता है और हाईलाइटेड पॉइंट्स। तो आप कोशिश करो कि इनको हाईलाइटेड पॉइंट्स में लिखो। उसके बाद करते हैं बात नेक्स्ट, और क्या प्रोविजन है।
टीचर के लिए एक वीक में जो मिनिमम टाइम पीरियड है, आप समझ रहे हो, 45 घंटे, यानी कि 45 आवर्स टीचर को पढ़ाना है। कितने उसमें? 1 वीक में। ये कुछ छोटे छोटे डेटा है जो पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये दिमाग से ना मिस हो जाते हैं, इसलिए इसको नोट्स बना के रिवाइज कर लेना प्रॉपरली। उसके बाद बात करेंगे हम आरटी 2009 और क्या कहता है। प्राइमरी लेवल पर जो एकेडमिक आवर्स होते हैं, यानी कि एकेडमिक आवर्स का मतलब कि पूरे साल में आप कितने घंटे बच्चों को पढ़ाएं और कितने दिन लगेंगे आपके, तो 800 घंटे 800 आवर्स आपके लगने वाले हैं, या लगने चाहिए, वाले तो नहीं, लगने चाहिए आरटी कहता है, और 200 डेज, मतलब इतने दिन और इतने घंटे आपको एक मिनिमम देना पड़ेगा। ये कहता है कौन? आरटी। किसी भी स्कूल में एक साल में इतना आपको देना पड़ेगा। समझ में आई बात? और अगर वीक की बात करें तो वीक में कितना पढ़ाना है? 45 आवर्स। चलिए नेक्स्ट आरटी और क्या कहता है, जो उच्च प्राथमिक यानी कि 6 to 8, इसको हम अपर प्राइमरी लेवल कहते हैं। तो अपर प्राइमरी लेवल में क्या होगा, जो सबसे न्यूनतम शैक्षणिक एकेडमिक आवर्स होंगे वो कितने होंगे? 1000 आवर्स। मतलब देख लो, जो प्राइमरी सेक्शन है यानी कि 1 to 5, इसमें कितने घंटे होंगे? 800, और 6 to 8 अपर प्राइमरी लेवल पे कितने होंगे? 1000 आवर्स, 1000 घंटे, और कितने दिन? 220 दिन। ये ना कंपल्शन है, मतलब इतने दिन तो पढ़ाना ही है, बाकी ठीक है, अगर और कोई ज्यादा टाइम तक एक्सीड करता है तो वेल एंड गुड बात है ये तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है आरटी में। देखो कितना ज्यादा फैक्चुअल चैप्टर है और चलता ही है, मतलब आते क्वेश्चन काफी है। अब एक बात सुनो, आरटी और क्या कहता है कि 1 to 8 तक यदि प्रवेश दिए सदस्यों की संख्या, हाँ मतलब अगर अब अपर की बात करें, अपर प्राइमरी लेवल, ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल में अगर बच्चे एक्सीड कर रहे हैं 200 से ज्यादा, 200 से ज्यादा होने पर जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा? 40:1, 40 बच्चों पे एक टीचर होंगे, ठीक है। ये कर लेना नोट वाइज कि 40 बच्चों पे एक टीचर होंगे। ये क्या कहता है? अपर प्राइमरी लेवल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो आरटी के अकॉर्डिंग ये सब हमने कर लिया है, ठीक है, डिस्टेंस वगैरह। एक ना ये चीज नहीं है, ध्यान रखना, एसएमसी। एसएमसी का मतलब क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। बहुत सारी आज के टाइम में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है। होता क्या है, इसमें पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इसका जो डायरेक्टर, मतलब इनके जो अध्यक्ष होते हैं एसएमसी के, वो कौन होते हैं? गार्जियन। बेसिकली गार्जियन कौन? मतलब किसी के भी पेरेंट या किसी के भी गार्जियन को इसका डायरेक्टर बना दिया जाता है। क्लियर है? और ये अभी मतलब इंडियन लेवल पे, नेशनल लेवल पे चल रही है, बहुत सारी कमिटीज बनी हुई है, मैनेजमेंट कमेटी। और मतलब ये होता क्यों है? बेसिकली ये इसलिए होता है कि कोई भी गलत, स्कूल में कोई भी गलत चीज ना चल रही हो, ऐसी चीज ना चल रही हो जो हार्श है बच्चों के लिए। देखो टीचर्स के बारे में तो वैसे ही नहीं है कुछ, लेकिन बच्चों के लिए हार्श ना हो, तो वो सारी चीजें आरटी 2009 मेंशन करता है। डन। आगे बात करते हैं और क्या चीजें हैं। आरटी 2009 और क्या करता है? जितने भी स्पेशल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको इंक्लूसिव एजुकेशन देता है। ये मल्टीपल टाइम आता है, मतलब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कैसे? देखो आरटी क्या कहता है कि जितने भी स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, स्पेशल स्टूडेंट्स का मतलब यहां पर ना क्या है? स्पेशल स्टूडेंट्स जिनको आंखों में प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम, देखने में, चलने में इम्पेयरमेंट है उनके अंदर, मतलब किसी भी तरीके का इम्पेयर्ड है वो, मतलब दिव्यांग आप कह सकते हो। तो ऐसे बच्चों को आप नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाएंगे, मतलब आप उनका एडमिशन भी कैंसिल नहीं कर सकते, और ये तो आपकी बिल्कुल एक बाउंड हो गए हो, आप बाउंड हो गए हो कि आपको नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। और ऐसी एजुकेशन का नाम क्या दिया गया? ऐसी एजुकेशन को बोला गया व्हाट? इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हिंदी में समावेशी शिक्षा भी बोलते हैं। क्लियर है? तो कई बार आता है, ये वाला आप अच्छे से कर लेना। इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रोविजन किसमें दिया गया है? आरटीई एक्ट 2019। अब एक और बात करता है कि शिक्षा, ये जो एक्ट है ये कहता है कि इंप्लीमेंटेशन के बाद कक्षा देखो ये क्या कहता है,
ये कहता है कि जो एक्ट है उसके प्रोसेस में आने के बाद इंप्लीमेंटेशन कक्षा आयु, यानी कि जितने जो भी आप एडमिशन ले रहे हो मेक श्योर कि वो उस एज ग्रुप में आता है। मान लीजिए 8th क्लास का बच्चा है, 13 to 14 ईयर्स का होता है ना। 8th क्लास का बच्चा 13 to 14 ईयर्स का होगा। अगर आपके पास एक 17 साल का बच्चा आता है और वो कहता है कि मुझे एडमिशन चाहिए, तो 17 साल के बच्चे को आप 8th में डालकर, इससे मतलब ये आरटीई में कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी एज ज्यादा है ना, और उसको क्लास आप छोटी डाल रहे हो, या उसकी एज कम है उसको आप क्लास बड़ी दे रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर क्लास देनी पड़ेगी, यानी कि जो उसका पीयर ग्रुप होगा, कलीग्स होंगे, वो उसी एज ग्रुप में आने चाहिए, ज्यादा डिफरेंट ना करे। चाहे अब 8th क्लास का बच्चा है, 9th का बच्चा 16 का होता है, 15-16 का, तो उसी एज ग्रुप में आप उसको शामिल करें, एक अलग से कुछ ना करें, ठीक है। तो ये हमारा आरटीई डिफाइन कर रहा है। देखो हिंदी में एक वर्ड है समजाति, इसका मतलब क्या है, समजाति का मतलब जाति नहीं है, यहाँ पर है एज ग्रुप। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस चीज का। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एक और चीज, जितने भी बच्चे यानी कि दिव्यांग इन द सेंस कैसे हैं, हैंडीकैप्ड है, पीडब्ल्यूडी में आते हैं जो। अब हैंडीकैप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी फ्री एजुकेशन किस ईयर तक एक्सीड कर दी है। भाई पहले ना 14 तक थी, बट अब बढ़ा दी गई है, अब हो गई है 18 ईयर्स। 18 साल तक हैंडीकैप्ड पीडब्ल्यूडी या जिसको भी फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम है वो 18 ईयर्स तक क्या कर सकते हैं, फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। क्लियर है। तो ये क्या है, आरटीई का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक क्लॉज आया था बाद में कि हैंडीकैप्ड। वैसे तो देखो अगर मैं बात करूं जो हमारा 86 अमेंडमेंट था, 86 अमेंडमेंट में क्या गिवन था, 21A, आर्टिकल 21A, उसमें साफ मेंशन था कि कितने एज ग्रुप के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है, 6 to 14। ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को 21A में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी थी। लेकिन एक चीज यहाँ पे ऐड क्या कर दी गई कि अगर हैंडीकैप्ड बच्चा है और उसकी एज जो है वो 18 के अंडर आती है, ठीक है, 18 प्लस नहीं है वो, तो ही और शी कैन टेक एडमिशन इन स्कूल एंड गेट एजुकेशन, उसे फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए। ऐसा कौन बोलता है, आरटीई 2009। अभी जैसे ना बहुत प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, प्राइवेट स्कूल्स वालों को पता रहता है कि भैया इनसे पैसे तो मिलेंगे नहीं, है ना, और फ्री एजुकेशन देनी है, तो वो लोग कभी कभी एडमिशन कैंसिल कर देते हैं या बोल देते हैं सीट्स नहीं है। अभी मैं कुछ ही स्कूल्स की बात बताऊंगी, तो उसमें क्या होता है कि कई बार वो जो 25% सीट वाला केस है वो मना कर देते हैं कि सीट्स फुल हो गई है। तो ये सारी चीजें स्कूल में चलती रहती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चलती है। क्यों, क्योंकि सब कुछ आजकल के टाइम में बिजनेस है, एजुकेशन वगैरह कह लो या कुछ भी। तो ये सारी चीजें थी हमारी आरटीई के अंदर। देखो थोड़ा सा लगेगा आपको फैक्ट्स ज्यादा है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि 1 लाइन में नोट्स बना के फटाफट से क्विक रिवीजन ले लो, याद हो जाएगा। एक रिकैप ले लेते हैं। इसमें हमने देखा था आरटीई में ये सारी चीजें कर लेना, 86 अमेंडमेंट, 6 to 14 ईयर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसको इंप्लीमेंट कब किया गया था, देखो आया था ये 2009 में, मतलब कि पास हुआ था पार्लियामेंट से कब, 2009 में, और इसको इंप्लीमेंट कब किया गया, 2010 में। तो इसीलिए इसको 2009-10 ना कहकर इसको क्या बोलते हैं, 2000 का आरटीई, क्योंकि ये उसी टाइम पार्लियामेंट से पास किया गया था। डन। उसके बाद नेक्स्ट रिजर्वेशन वाली बात पढ़ लेना, 25% रिजर्वेशन। उसके बाद इक्वालिटी। नेक्स्ट वही कैपिटल, अगर आप कैपिटेशन में चलाओगे मतलब पर व्यक्ति का एडमिशन का आप एक्स्ट्रा फीस लोगे तो क्या होगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, एज प्रूफ, अगर उसके पास नहीं है तो आप उसको मना भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, एज प्रूफ अगर आपके पास उसके बच्चे के पास नहीं है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। उसमें आप क्या है, उसको एफिडेविट बनवाकर आप उसको एडमिशन दे सकते हो। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि डिनायल नहीं होगा एडमिशन का, यानी कि बच्चा किसी भी सेशन के किसी भी मंथ में आया हो, मिड ऑफ द सेशन भी आया हो, तो यू हैव टू टेक द एडमिशन।
आई बात समझ में? नेक्स्ट हम बात करेंगे, बच्चों को फेल नहीं कर सकते और स्पेशली 8th तक तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, 8th तक फेल नहीं कर सकते। ये सारी चीजें मतलब धाराएं ना काफी बार मतलब धाराओं से रिलेटेड कंफ्यूजन रहता है, तो बेटर होगा या तो आप एक चार्ट बना लो प्रॉपरली, चार्ट में आप एक साइड धारा लिख लो, उसके आगे आप जो मेंशन है प्रॉपर धारा में क्या डिफाइन है वो लिख लो, वो एक बेस्ट तरीका है अगर आपको बिल्कुल वन शॉट एक रिवीजन चाहिए तो। धारा 17 में हमने पढ़ा था कि फिजिकल पनिशमेंट नहीं है और हरासमेंट नहीं करना है, ये आरटी कहता है। नेक्स्ट हमने देखा था टीचर्स की ड्यूटी 24, ठीक है, ध्यान रखना टीचर्स की ड्यूटी 24। उसके बाद 27 क्या कहता है कि भाई जितने नॉन एकेडमिक वर्क थे वो नहीं करने हैं, जो कि हो ही रहे हैं, ठीक है, तो सेंसस वगैरह ये सब है, ये नहीं करने फिलहाल। आरटीई में एक और चीज थी कि प्राइमरी यानी कि 1 to 5 में जितनी होगी, 1 to 5 में 30 बच्चों पे कितना टीचर रहेगा, एक, और अपर प्राइमरी में 35 पे एक, ठीक है, 5 का डिफरेंस आ गया। उसके बाद हमने देखा था 8th तक बच्चों को हम मतलब सस्पेंड नहीं कर सकते। फिर हमने देखा था मदर टंग में 8 क्लास तक पढ़ाना है। 1 to 5 के बच्चों की जो दूरी है स्कूल से वो 1 किलोमीटर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव डन 150 बच्चों पे 5 टीचर होंगे, एक प्रिंसिपल, और हर टीचर का वीकली कितना होगा 45 आवर्स, और प्राइमरी आवर्स कितने होंगे उसके पूरे साल में 800 घंटे और 200 दिन, और अगर वो अपर में पढ़ाता है 6 to 8 में तो उसके 1000 घंटे होंगे 220 दिन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें पढ़ी थी, 40 पे एक रहेंगे अगर बच्चे ज्यादा हो गए तो। उसके बाद मदर टंग वाली बात बता दी है तो रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि सारे बच्चे को आप एक साथ एजुकेशन दे इक्वालिटी के साथ, और जितने भी हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको 18 ईयर्स तक फ्री में एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो ये थे सारे रूल्स आरटीई के अकॉर्डिंग। आरटीई 2009 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स के लिए नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स में आरटीई का पूछ लेते हैं क्योंकि सिविक्स का भी ये टॉपिक है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अच्छे से नोट्स बना के आप पीवाईक्यू करें, और कोई भी आपकी डाउट या क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक सब्सक्राइब करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियोस को देख लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।